अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो आज जो हम बच्चों पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट, मैक्सिमम, जो हर ऑब्जर्वर के लिए, हर शख्स के लिए उसका वैल्यू सेम रहे, उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट का मानी वैसे होता है बेटे परफेक्ट, यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो हर ऑब्जर्वर के लिए एक ही रहे, यानी कि ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर उसका वैल्यू चेंज ना हो, तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बच्चों हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक्स्ट्रा पेपर में ज़रूर आ जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसका जो शॉर्ट एब्रीवेशन है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, AGPE। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हमने पीछे बेटे टाइप्स ऑफ एनर्जी में पढ़ी कि एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी पोटेंशियल। काइनेटिक का मानी ही मोशन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन पोजिशन पर पड़ा हुआ है, उसके पास एबिलिटी है, उसके अंदर एनर्जी है, लेकिन जैसे ही हम उसे अलाउ करेंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो उस वक्त की जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है इन ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेंट फील्ड। कंस्ट्रेंट का मतलब हमने उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया कि यहाँ पे आपने रुके रहना है, जैसे ही हम उसे अलाउ करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से बेटे जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस स्प्रिंग, जो किसी कंप्रेस स्प्रिंग के स्टोर होती है, इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये हमारे पास है कोई इस तरह से एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, तो कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो इसमें जो एनर्जी है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटे वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? लेकिन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और इसको मूव करवाते हैं। जैसे ही हम मूव करवा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, हमारी मसल्स की एनर्जी इसमें जा रही है। तो जैसे ही हम वर्क करते हैं तो वो वर्क इसमें बेटे एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा। हम जितनी ज़्यादा हम उसको मूव करवाते रहेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं, एनर्जी बच्चों खुद से क्रिएट नहीं होती। यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज हमारे पास है ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, तो उसके पास यहाँ पे देखो ये अर्थ पे एक बॉल पड़ी हुई है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही हमने उसको मूव करवा के फर्स्ट स्टेप पे ले गया तो उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सेकंड पे ले गया तो और पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड पे ले गया तो और पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ पे ले गया तो और पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज़्यादा हम हाइट पे लेते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठा के हमने कहाँ पे ले जाना है? इन्फिनिटी पे ले जाना है। कहाँ से ले जाना है? अर्थ सरफेस से उठा के या किसी भी सर्टेन पॉइंट से लेके अगर हम इन्फिनिटी तक ले जाए तो इन्फिनिटी के ऊपर उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि इन्फिनिटी से आगे ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो जानी। तो बच्चों यहाँ पे इसका आप डिफाइन लिखोगे
absolute gravitational potential energy का the absolute gravitational potential energy of an object at a certain position, किसी भी पोजीशन पे किसके बराबर है, is the work done, उस वर्क के बराबर है by gravitational force। हमें पता है कि ग्रेविटी जोन के अंदर बेटे जो वर्क होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ये यहाँ से डिफाइन बनेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, जहाँ पे बेटे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। अब जो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक सर्टेन पोजीशन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर हम इसे यहाँ से उठा के यहाँ तक डिस्प्लेस इन्फिनिटी तक लेने जितना हम वर्क करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो जितना ये वर्क होगा बच्चों, तो वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इन्फिनिटी के ऊपर उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, जो कि ग्रेविटी है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल बेटे, किसी भी पॉइंट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो इन्फिनिटी के ऊपर जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी वही एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास बच्चों एक्सप्लेनेशन, हमने इसको प्रूव क्या करना है। कहते हैं द रिलेशन फॉर वर्क डन बाय कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स आर पोटेंशियल एनर्जी। लो बच्चों देखो, वर्क का बेसिक फार्मूला होता है mgh, क्योंकि कब mgh होता है वर्क का फार्मूला, जब हम बच्चों वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला बेसिकली, वर्क का फार्मूला F मल्टीप्लाई डी, और F बेटे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी m, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है h, mgh। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है उसका फार्मूला mgh होता है। अब बच्चों देखो, यहाँ से अगर यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या बनेगा। कहता है कि ये फार्मूला कौन सा, mgh वाला फार्मूला कब अप्लाई, इज इट ट्रू ओनली, तब अप्लाई होता है फॉर कांस्टेंट फोर्स के W बराबर mgh तब लगेगा बच्चे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से बहुत ऊपर लेते जाएंगे उसे मूव करवाते जाएंगे, और एक सर्टन पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी तो तेज़ी से बच्चे चेंज होती है, तो उसका फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को बेटे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो उसका फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तो mgh वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। कहते हैं कि आगे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, बट यहाँ पे आप देखिएगा, बट इफ़ अ बॉडी इज़ अ डिस्प्लेस, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करवाएं कहाँ से, थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस फ्रॉम पॉइंट 1 to n, यानी कि 1 बेटे सरफेस का पहले पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम इसे मूव करवाएं इन ग्रेविटी जोन के अंदर, द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट सिंस इट वेरीज एज ए इनवर्सली स्क्वायर लॉ। ये आपको पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला है। यानी कि इसमें बच्चे ये कहा गया है कि अगर हम बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये आपका सरफेस है या कोई भी पॉइंट है बच्चों, ये 1 है, 1 से उठा के हम कहाँ तक लेके जाएं, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक लेके जाएं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चे जिसका मास हम कहते हैं m है, इसको हम ज़मीन की सरफेस से उठा के कहाँ तक लेके जाएं, इन्फिनिटी। ये आपका स्टेप 1 है, 1 to n लेके जाएं। n क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब बेटे ग्रेविटी का लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, और इन्फिनिटी के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होएगी। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, यानी कि हमने इसमें अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि वर्क का फॉर्मूला बच्चों होता है mgh, कौन सा, अगर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिया जाए, कब लिया जाए, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिया जाए तो वर्क का ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन ये तब इस्तेमाल होगा जब आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि फोर्स आपके पास इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। मतलब अगर हम डिस्टेंस 2 मीटर मूव करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी। हम डिस्टेंस 3 मीटर मूव करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो फोर्स जो है वो 9
टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करना है, हमने फार्मूला यही है पढ़ा हुआ है वर्क का, और तो कोई फार्मूला नहीं। तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए अब इसका मतलब है कि अब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और अब फोर्स क्या होगी, वेरिएबल। और आपको पता है बेटे, वेरिएबल फोर्स के जरिए वर्क कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला था कि हम होल डिस्टेंस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर स्टेप्स के लिए हमारा फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट बन जाए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी। किस डिफ़िकल्टी, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक ही डिस्टेंस, एक ही इंटरवल के लिए 1 से n तक लेके जाते हैं तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। तो फोर्स कांस्टेंट रखने के लिए वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन दी 1 एंड n इनटू स्मॉल लेंथ। तो हम बच्चे क्या करेंगे, पूरे इंटरवल्स को, ये इंटरवल आपका जो है 1 है, 1 से लेकर n तक पूरे इंटरवल को हम क्या कर देंगे, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, और हर स्टेप्स की जो लेंथ होगी वो हम कितनी रखेंगे, डेल्टा आर। ठीक है, सो दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप, कि हमारा जो वैल्यू है, यानी कि हमने पूरे इंटरवल को 1 से लेकर n तक बेटे उसको डिफरेंट इंटरवल में डिवाइड किया ताकि हमारा फोर्स कांस्टेंट रह सके। हैंस द टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वर्क डन ड्यूरिंग दीज स्टेप। हम हर स्टेप का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे ताकि हर स्टेप का फोर्स कांस्टेंट रहे, और फिर टोटल वर्क को बेटे हम सभी स्टेप्स का जो वर्क कैलकुलेट करेंगे उसको हम सम अप कर लेंगे। If R1 and R2 are the distance of point 1, 2 respectively from the O, ये बच्चों आपके पास ये O ओरिजिन है। ओके, लो बच्चों, अब कहानी क्या है कि ये आपके पास अर्थ है और कैपिटल M उसका बेटे मास है। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट का ये मैंने स्टेप 1 बनाया नियर द सरफेस ऑफ। हमने क्या किया कि पूरे इंटरवल को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अप टू सो ऑन n लास्ट में, और ये है n-1 जस्ट 1 स्टेप बिफोर n, जस्ट 1 स्टेप बिफोर n हमने बेटे उसको डिवाइड कर दिया। अब हमने ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m। जरा गौर से देखो, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हमने यहाँ पे स्टेप 1 से उठा के n तक लेके जाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे। पहले हम 1 से लेकर 2 तक लेके जाएंगे, 2 से लेकर 3 तक, 3 से 4 अप टू सो ऑन, फिर लास्ट में हम n-1 से लेकर n तक लेके जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये R1 आपके पास डिस्टेंस है, अब फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। R2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड स्टेप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये R2 है। और डेल्टा आर बचे इन दोनों स्टेप्स का इंटरवल है। जैसे हमने कहा कि हर स्टेप्स का इंटरवल देखो ये वाला इंटरवल है, हर स्टेप का इंटरवल कितना हमने रखा, यानी कि इसी तरह इसका भी इंटरवल डेल्टा आर, इसका भी इंटरवल डेल्टा आर, और इस तरह से चलता जाएगा, इसका भी इंटरवल डेल्टा आर हमने रखा। ठीक है, तो बच्चों अब हम निकालेंगे वर्क डन फॉर फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल के लिए बच्चों हम वर्क निकालेंगे, तो वो कैसे होगा, वर्क का हम निकालेंगे फर्स्ट इंटरवल के लिए कि हमने ऑब्जेक्ट जिसका मास बेटे स्मॉल m है उसको हमने उठा के पूरे इंटरवल अगर हम 1 से लेकर n तक लेके जाएंगे तो वो फोर्स कांस्टेंट रहेगी। फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए हमने पूरे इंटरवल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले हम वर्क कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक। तो वर्क का फार्मूला बच्चों FD cos थीटा होता है। F यहाँ पे mg वाला नहीं पुट करना, ये भी याद रखो बच्चों। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर यहाँ पे ऊपर ये इसके ऊपर देखो कि वर्क का जो फार्मूला होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला mg भी होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला G कैपिटल M ओवर R स्क्वायर, ये दोनों सेम है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लगाना है, दोनों सेम है। तो देखो बच्चों हो क्या रहा है कि यहाँ से ये वर्क का फार्मूला है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है। हम जब बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवा रहे होते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बचे हमारा अपवर्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी।
तो इसके बीच में एंगल 180। तो फार्मूला वर्क का एफ डी कॉस थीटा, तो एफ की जगह पे बचे ये देखो हमने एफ की जगह पे ये पुट कर दिया डी की जगह पे, क्योंकि हर स्टेप का जो इंटरवल है वो कितना है डेल्टा आर। तो कॉस एंगल 180, कॉस 180 बचे -1 डेल्टा आर वैसे ही, और जी एम तो माइनस शुरू में आ गया जी एम इंटू डेल्टा आर। इसको बेटे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बचे आर क्या है, आर क्या है कि दोनों इंटरवल का यानी कि इंटरवल 1 इंटरवल 2 इनका मिड पॉइंट है। आर क्या है, आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो हमने इंटरवल बनाए छोटे छोटे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो ये उसका क्या है मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आर इज़ द मिड पॉइंट किसका ऑफ R1 एंड R2। और मिड पॉइंट बच्चों कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का मतलब एवरेज होता है, और एवरेज हम कैसे निकालते हैं बताओ। एवरेज कोई भी दो नंबर हैं उसका एवरेज कैसे निकालना है, तो सिंपल दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। यहाँ पे R इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ R1 एंड R2, और मिड पॉइंट बच्चे दोनों को हमने R1 और R2 को हमने प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। इस डायग्राम से भी यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे मैं अगर इसमें बनाऊँ तो देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर R2 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों कि R2 जो है वो फुल डिस्टेंस ये वाला फुल डिस्टेंस है किसके बराबर है, R1 प्लस डेल्टा R के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा R की वैल्यू निकाली जा सकती है R2 माइनस R1। तो ये दोनों वैल्यू जो है हम यहाँ पे लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। देखो तो मैंने ये लिखा R1, तो आपके पास देखो R2 किसके बराबर है, अभी हमने देखा कि R2 बच्चों टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है। यहाँ पे देखो कि जो टोटल डिस्टेंस ये वाला है R2 किसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस, और प्लस डेल्टा R ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या लिखा R2 इसके बराबर है, यहाँ से डेल्टा R की अगर हम वैल्यू निकालेंगे ये इधर चला जाएगा। अब बच्चों देखो R1 मिड पॉइंट है, इस R2 की जगह पे ये वैल्यू लगा दी कौन सी, R1 प्लस डेल्टा, ये दोनों प्लस हो गए और प्लस हो गए। आगे देखो यहाँ पे R1 प्लस R1 2R1 डेल्टा R ओवर 2 वैसे ही। अब बच्चों उसके बाद डबल हो गया। अब हमने 2 को इसके नीचे अलग से इसके नीचे अलग से 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों कि ये इसमें एक हमारा रिलेशन बन गया R का। अब आगे देखो बच्चों हमें यहाँ पे पुट करना है R का, तो इसमें स्क्वायर है तो हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर लेंगे बेटे R स्क्वायर, तो वैसे ही अब इसमें बच्चों देखो कि इस R का हमने जब स्क्वायर इसका फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, इसका स्क्वायर ले लिया, फार्मूला लगाएंगे R1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो फार्मूला। तो फिर बचे पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी का प्लस 2 इंटू पहली रकम कौन सी है R1 दूसरी डेल्टा R2। अब बच्चों ये वाली जो टर्म है ये किसी के साथ कटेगी नहीं, याद रख लेना, बच्चे इसे देखते रहते हैं कि ये सर किधर गई किधर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा R, ये नोट करो कि डेल्टा R स्क्वायर ओवर 4, डेल्टा R वैसे ही बहुत स्मॉल इंटरवल है, फिर भी 4 पे डिवाइड हो रहा है तो ये बहुत कम रह जाएगा। डेल्टा R इज़ अ वेरी स्मॉल टर्म एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको बच्चों नेग्लेक्ट किया हुआ है, ये कटा नहीं किसी से। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो पीछे आपके पास कौन सा रह जाएगा R1, 2 से हट जाएगा तो ये वाला रिलेशन बच जाएगा। अब यहाँ से बच्चों डेल्टा R की वैल्यू अभी हमने निकाली, डेल्टा R की वैल्यू क्या होती है R2 माइनस R1। तो डेल्टा R की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। अब R1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या हुआ R1 का स्क्वायर और ये माइनस R1 स्क्वायर से कैंसिल, तो ये इसके बराबर आ गया। तो सिंपल क्या बचे, R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, R1 इंटू R2 इसके बराबर आ गया। अब ये वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे, R स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस है, अब इसमें हम पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अब इसको सॉल्व साथ साथ करता हूँ। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी उसको देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, और वो इक्वेशन 1 कौन सी है, वर्क डन फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर 2 तक
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। आर स्क्वायर बच्चों ये देखो अभी हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर हो गया R1 इंटू R2 और डेल्टा आर होता है R2 माइनस R1, ये हमने देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये बेटे जो R1 R2 हैं इन दोनों के नीचे पूरे अलग से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम वैसे ही, और ये हो जाएगा बच्चों R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू R2 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों देखो R2 यहाँ से R2 से कैंसिल, इधर R1 से कैंसिल, तो जो पीछे हमारे पास जो टर्म रहेगी वर्क डन फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर 2 तक माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इधर बच्चों बच गया 1 ओवर R1, इधर बच गया 1 ओवर R2। तो ये हमारे पास बेटे जो वर्क डन आ गया फॉर फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हम बॉडी को बेटे पॉइंट 1 से उठा के हम 2 तक लेके जाते हैं। अब आगे हम क्या लिखेंगे, इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे नो सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम सेकेंड स्टेप इन विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 2 to 3, जिसमें हम पॉइंट को ये देखो ज़रा बच्चों, ये आपके पास स्टेप ये तो था आपके पास ये स्टेप 1, अब ये स्टेप 2 है जिसमें हम बॉडी को पॉइंट 2 से उठा के पॉइंट 3 तक लेके जाते हैं, तो वो वर्क होगा। तो इसमें बच्चों हम जो वर्क कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, W फ्रॉम 2 से लेकर 3 तक, तो वही रहेगा माइनस जी कैपिटल एम, इधर देखो इस सिमेट्री को देखो, इधर 1 2 है तो R1 और R2 आया, इधर 2 3 है तो इसका मतलब है कि 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 हो जाएगा। एंड एट द लास्ट इंटरवल, और इसी तरह बेटे हम जो लास्ट इंटरवल वर्क डन लास्ट इंटरवल के लिए फ्रॉम पॉइंट कौन सा, फ्रॉम पॉइंट बेटे n-1 से लेकर n तक, तो वो निकालिएगा वर्क डन फ्रॉम 1 से लेकर नहीं n-1 से लेकर n तक, तो वो क्या होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये पहले वाला 1 ओवर आर एन माइनस 1 और 1 ओवर आर एन आ जाएगा। ये बचे लास्ट वाला वर्क, ये हो गया फर्स्ट इंटरवल के लिए, ये हो गया सेकंड इंटरवल के लिए, इसी तरह चलता जाएगा, और ये हो गया लास्ट इंटरवल के लिए। अब बच्चों हम क्या निकाल देंगे, नो टोटल वर्क डन। अब हम क्या निकालेंगे, नो टोटल वर्क डन, नो टोटल वर्क डन फ्रॉम, हमने बेटे सारा निकालने हैं फ्रॉम स्टेप 1 to n तक, और जिसमें हमने छोटे छोटे इंटरवल बनाए वो सारे लेने। तो लो बच्चों टोटल वर्क डन आपके पास WT इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक प्लस वर्क डन 2 से लेकर 3 तक प्लस अप टू सो ऑन, चलता जाएगा और लास्ट में वर्क आपके पास n-1 से लेकर n तक। अब बच्चों वैल्यू लगा दें, देखो सबके अंदर माइनस जी एम एम कॉमन है, तो हमने सबके अंदर देखो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम हम सब में कॉमन ले लेंगे। पहले में देखो ये वाला पहला पॉइंट है, इसमें क्या आ जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस, अब बेटे ये वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें से 2 से लेकर 3 तक ये तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओ प्लस R2 माइनस 1 ओवर R3, इसमें आ जाएगा प्लस आगे 1 ओवर R3, यानी कि पहले माइनस फिर प्लस का अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट में बच्चों ये आएगा 1 ओवर Rn-1 इंटू 1 ओवर Rn। अब बच्चों कहानी ज़रा सुनना कि ये देखो कि ये
-1/r2 +1/r2 -1/r3 और +1/r3 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये आपके प्लस, इसकी बैक साइड पे इसका माइनस होगा, तो सिर्फ पहला और लास्ट वाला बच जाएगा, बाकी बच्चों सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास जो टोटल वर्क डन बच जाएगा वो -g कैपिटल M इंटू 1/r1 माइनस ये पहला बच गया और एंड पे लास्ट वाला बचेगा 1/rn। लो बच्चों, ये हमारा जो है वो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। हमने क्या किया, पूरे इंटरवल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया और हर यानी कि हमने उसको स्टेप 1, स्टेप 2 फिर अप टू सो ऑन और स्टेप 3 हर स्टेप का वर्क बच्चे अलग से कैलकुलेट करके जमा कर दिया, जैसे हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे निकालते हैं। तो ये बच्चों फॉर्मूला है। अब हमारे पास n क्या है, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को बेटे ज़मीन के फर्स्ट पॉइंट से उठा के कहाँ तक लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं बेटे n तक। तो n इन्फिनिटी पे है। तो अगर हम यहाँ पहले ये लिख लें कि w बेटे पहले लिख दें कि नो वर्क डन बेटे किसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि जो टोटल वर्क है बच्चों, हम यहाँ पे लिखें कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, यानी कि जितना हम वर्क किया बेटे एक ब्लॉक को ज़मीन के फर्स्ट स्टेप से उठा के n तक, वही वर्क बेटे पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय डिस्प्लेसिंग the object कहाँ से बचे, फ्रॉम स्टेप 1 to n तक। ठीक है, तो लो बेटे ये वर्क डन, तो यानी कि टोटल वर्क को हम लिख सकेंगे टोटल को u बेटे यहाँ पे सिंबल होएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू सिंबल किसका है, यू बच्चे सिंबल है आपका एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये यू हम शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वर्क डन बेटे किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन इसके बराबर। अब हमारे पास जो टोटल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो वो -g कैपिटल M स्मॉल m और 1/r1 माइनस 1/rn। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट समझ लें कि 90% बल्कि 95% आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब बेटे n हमने कहा था कि कौन सा पॉइंट है, सरफेस से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एज पॉइंट n बेटे क्या करता है, लाइज एट इन्फिनिटी। पॉइंट 1 n बेटे कहाँ पे लाई करता है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि rn जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो तो इन्फिनिटी पे होगा, और अगर मैं 1/इन्फिनिटी पुट करूँ तो 1/इन्फिनिटी बच्चों आपके पास किसके बराबर होता है, 0, क्योंकि rn की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देना ना। तो ये 1/इन्फिनिटी आपके पास, यानी कि इसमें आप ऐसा कह सकते हो ना कि 1/ इसकी जगह पे rn किसके बराबर है, इन्फिनिटी। जहाँ पे 1/इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों बनेगा -g कैपिटल M स्मॉल m 1/r1 माइनस 0। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g M स्मॉल m ओवर क्या आ जाएगा, r1। तो लो बेटे ये अब आपके पास इस तरह से हमने निकाल दिया। और अगर हम जर्नल निकालना चाहें, r1 का मतलब स्पेसिफिक r1 के ऊपर, तो हम यहाँ से बेटे अगर लिखेंगे कि इन जनरल हम किसी भी पॉइंट r के ऊपर अगर हम निकालना चाहें, इन जनरल एट एनी पॉइंट, लो बेटे किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो r1 को हटा देंगे तो u
पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, that is called the relation for the absolute gravitational potential energy। कहाँ पे बेटे? at a distance r, at a distance r from center of earth, from center of अर्थ से बेटे ये वाला जो है आपके पास है। और अगर हमें लेना है बेटे नियर द अर्थ सरफेस, क्या लेनी है? अगर हमने निकालनी है बेटे एफ, हम करते हैं कि एफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट नियर अर्थ सरफेस, अगर ज़मीन के बेटे करीब लेनी है तो फिर हम इसका रिलेशन कैसे लगा सकते हैं अर्थ सरफेस? बच्चों देखना, अगर मैं यहाँ से इस तरह से बात करूँ तो ये आपका अर्थ है और ये बेटे उसका रेडियस यानी कि डायमीटर और ये उसका सरफेस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे जो हाइट होती है उसे हम आर बोलते हैं। और अगर कोई भी स्टेप बेटे किसी सर्टन हाइट पे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल आर है बेटे, वो टोटल डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी। तो यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं कि स्मॉल आर बेटे कैपिटल आर प्लस एच। तो अब हम लिखेंगे कि एट नियर ज़मीन के सरफेस, एट नियर अर्थ सरफेस के करीब बच्चों आपके पास आल्टीट्यूड तो ज़ीरो हो जाता है। तो नियर अर्थ सरफेस हमारे पास है एज कितना? ज़ीरो। तो स्मॉल आर बेटे बराबर बन गया कैपिटल आर। तो अब हमारे पास जो अबव इक्वेशन जो हमने निकाली है वो बच्चे बन जाएगी u इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, यानी कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये बच्चों अब आपके पास इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमने बना दिया किसका? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे आल्टीट्यूड ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पे एक बात बच्चों समझने वाली है कि ये जो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है बेसिकली, एक तो नेगेटिव साइन फिजिक्स में इसका मतलब बच्चों अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ग्रेविटी उसको। अब इसके मुताबिक जैसे जैसे बेटे इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम देखेंगे, अब जैसे इस फॉर्मूले के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर हम बेटे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो आर बढ़ेगा, और अगर आर बढ़ेगा तो यू आपके पास कम होगा। कम होने का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर मूव करवा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो तो वर्क उसमें स्टोर हो रहा है, जिससे बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। तो इस रिलेशन के मुताबिक ये ज़रा फोकस करो कि क्या इस रिलेशन के मुताबिक अगर हम ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सरफेस से ऊपर लेते हैं तो आर तो बढ़ेगा, तो क्या आर बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये नेगेटिव काम जो है वो अब ये जो नेगेटिव साइन है ये काम करेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चे देखना कि जैसे जैसे भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेके जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यू का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो लेस नेगेटिव होगा। क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव कम होगी, जिसका मतलब है कि वैल्यू बढ़ेगी। इट इज़ गोइंग टू दी लेस नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास एज वी गो एट हाइट, जैसे बेटे हम हाइट पे जाते हैं जो है आर आपके पास क्या करता है? इंक्रीज, एंड एब्सोल्यूट या हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बच्चे क्या करेगी? वो भी इंक्रीज़ करेगी। लेस नेगेटिव का मतलब इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पे क्या होएगी बेटे? लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव का मतलब है कि वैल्यू बेटे बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
तो दैट इज़ द रिलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक बच्चे आपने ख़त्म कर देना है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह से बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा, जो वर्डिंग रिक्वायर्ड है, ये देखो यहाँ से बच्चे शुरू करोगे डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये डायग्राम बेशक ना बनाएं, सिर्फ ये वाली डायग्राम लाजमी बच्चे बनानी होती है, ये साथ लिखना है। उसके बाद ये कैलकुलेशन सारी बच्चे एज इट करनी है और करते जाना है, करते जाना है, और ये यहाँ तक आपने कैलकुलेशन करनी है। और ये बताना है कि अगर हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकली नियर द अर्थ सरफेस, तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम हाइट को ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि स्मॉल आर का फार्मूला होता है बेटे कैपिटल आर प्लस है। जब एच को हम ज़ीरो कर देंगे तो ये दोनों बराबर, तो फिर हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकेंगे, कैपिटल आर। नेगेटिव साइन का मतलब अट्रैक्शन भी है, लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे हाइट पे जाते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती है एज वी गो। हमारी जो अगर लेस नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही। तो दैट इज द टोटल टॉपिक ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो हम मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।